नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ और मैं विशेष रूप से बुजुर्गों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए काम करती हूँ। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। हम दवाओं के दौर में जी रहे हैं। ये दवाइयाँ हमारी मदद तो करती हैं, लेकिन ये चुपचाप हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे गुर्दे यानी किडनी उतनी सुचारू रूप से काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें बहुत सारे रसायनों और दवाओं से दूर रखें। लेकिन यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बुढ़ापा अक्सर अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं और ढेर सारी गोलियां लेकर आता है। कुछ दवाएं नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि वे गुर्दों को सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। नतीजतन खून को साफ करने की गुर्दों की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में हानिकारक अपशिष्ट जमा होने लगते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गुर्दे की क्षति की गंभीरता को अलग-अलग चरणों में मापा जाता है, जो हल्की खराबी से लेकर पूरी तरह से फेल होने तक हो सकती है। उम्र बढ़ने और गुर्दे की पुरानी बीमारियों के साथ दवाओं से गुर्दे के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। दवाओं से गुर्दे को होने वाले नुकसान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: खुराक पर निर्भर विषाक्तता और इडियोसिंक्रेटिक विषाक्तता। खुराक पर निर्भर विषाक्तता का मतलब है कि ज्यादा खुराक लेने से नुकसान बढ़ता है। इसके विपरीत इडियोसिंक्रेटिक विषाक्तता अप्रत्याशित होती है और अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होती है। कभी-कभी इन दवाओं से पूरी तरह बचना ही सबसे अच्छा होता है। दवाओं से होने वाले गुर्दे के नुकसान के कारण मांसपेशियों के ऊतकों का टूटना, गुर्दे के ऊतकों की मृत्यु और एसिड का जमा होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। एयर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी अन्य स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस चर्चा में हम गुर्दे के स्वास्थ्य पर आम दवाओं के प्रभाव का पता लगाएंगे और इन दवाओं को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देंगे। याद रखें, इनके साथ जुड़े जोखिमों को समझने से आप अपनी स्वास्थ्य सेवा के बारे में सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहें और जानें कि अन्य चिकित्सा स्थितियों का प्रभावी ढंग से इलाज करते हुए अपने गुर्दों की सुरक्षा कैसे करें। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई सभी जानकारी इंसानों द्वारा और इंसानों के लिए तैयार की गई है। हम सामग्री बनाने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग नहीं करते हैं। निश्चिंत रहें, हमारी जानकारी की पूरी तरह से जांच की गई है। यह निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। चलिए अब उन दवाओं की ओर वापस चलते हैं जो आपके गुर्दों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। नंबर 7, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अक्सर डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन ये जोखिम से खाली नहीं है। क्या आपके डॉक्टर ने आपके गले की खराश, त्वचा के संक्रमण या अन्य संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स लिखी हैं? यदि हाँ, तो यह आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले आइए देखें कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स, जिन्हें एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, दवाओं का एक समूह है जिसे बैक्टीरियल संक्रमणों से लड़ने के लिए बनाया गया है। वे या तो बैक्टीरिया को मारकर या उन्हें प्रजनन करने से रोककर काम करते हैं। आपको सिप्रोओनगमेंटिन, फ्लैगेलबैक्ट्रीन या एमोक्सिसिलिन जैसे ब्रांड नामों के साथ सामान्य एंटीबायोटिक्स मिल सकते हैं। ये दवाएं स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, मूत्र पथ के संक्रमण
या त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए दी जा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वे वायरल संक्रमणों का इलाज नहीं कर सकते, जैसे कि सर्दी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अधिकांश खांसी और गले की खराश। इसलिए जब आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखें, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यदि अनुचित तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो आपको दस्त और जिगर और गुर्दे की समस्याओं जैसे दुष्प्रभावों का अनुभव हो सकता है, भले ही सही तरीके से उपयोग किया जाए। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे पॉलीमिक्सिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और वैनकोमाइसिन आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके गुर्दे आपके शरीर से एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सावधान रहें, पॉलीमिक्सिन जैसे एंटीबायोटिक्स गुर्दे की कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गुर्दे की चोट लग सकती है। इसी तरह एक अन्य एंटीबायोटिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स गुर्दे की कोशिकाओं में जमा हो सकता है, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है और गुर्दे की नलिकाओं को नुकसान हो सकता है। सामान्य तौर पर प्रत्येक एंटीबायोटिक गुर्दे की चोट का कारण कैसे बनता है, यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें सूजन और गुर्दे की कोशिकाओं को नुकसान शामिल हो सकता है। एंटीबायोटिक्स के प्रभावी होने और गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होने के लिए इनका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सीडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1/3 एंटीबायोटिक्स जो निर्धारित की जाती हैं, वे उन स्थितियों के लिए उपयुक्त भी नहीं होती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। एंटीबायोटिक मांगने से पहले या यदि आपके डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक लिखी है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे किन स्थितियों का इलाज कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या यह आवश्यक है, और अधिकांश डॉक्टर खुशी-खुशी समझाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। यदि वास्तव में एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है, तो खुराक का बिल्कुल वैसे ही पालन करें जैसा निर्देश दिया गया है, और खाने से जुद्दी किसी भी आवश्यकता का पालन करें। भले ही आप बेहतर महसूस करें, भविष्य के उपयोग के लिए एंटीबायोटिक्स को कभी न बचाएं या अपनी निर्धारित एंटीबायोटिक्स किसी और को न दें, क्योंकि नुस्खे व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप होते हैं। क्या आप हमारी चर्चा का आनंद ले रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया इसे पसंद करें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। नंबर 6, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID। कुछ लोग शायद NSAID को ना पहचाने, लेकिन क्या आपने इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, मोट्रिन, कीटोरोलैक, सेलेकॉक्सिब या नेप्रोक्सन के बारे में सुना है? हाँ, ये सभी NSAID हैं और आप इनमें से कुछ को बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीद सकते हैं। वास्तव में NSAID बहुत आम है और करोड़ों लोग इन्हें रोजाना लेते हैं। NSAID का उपयोग आमतौर पर सिरदर्द, मोच और खिंचाव, सर्दी और फ्लू और गठिया के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अपने मूल रूप में NSA या मुख्य रूप से साइक्लोनॉक्सीजिनेज यानी कॉक्स नामक एंजाइम को अवरुद्ध करके काम करते हैं। ये एंजाइम दर्द पैदा करने वाले पदार्थों का उत्पादन करने में मदद करता है। हालांकि कॉक्स तनाव के दौरान गुर्दों की रक्षा करने और सोडियम और पानी के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब NSAID कॉक्स को अवरुद्ध करते हैं, तो यह एक बड़ा कारण है कि ये दवाएं आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वास्तव में सभी NSAID गुर्दे की चोट का कारण बन सकते हैं, खासकर वृद्ध लोगों में, और जब
उच्च खुराक में या लंबी अवधि तक लिया जाता है। यह चोट मुख्य रूप से दो तरीकों से दिखाई देती है। एक इसलिए क्योंकि रक्त का प्रवाह बदल जाता है और दूसरा सूजन के कारण, जो दोनों ही कॉक्स को अवरुद्ध करने के कारण होते हैं। सबसे पहले अवरुद्ध कॉक्स गुर्दे की रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर सकता है, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इससे शरीर में तरल पदार्थ का जमाव, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि हल्की अस्थायी गुर्दे की हानि हो सकती है। यदि इसकी जांच न की जाए तो यह एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जैसी अधिक गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण गुर्दे की नलिकाएं मर जाती हैं और गुर्दे फेल हो सकते हैं। भले ही यह शुरू में एक्यूट किडनी फेलियर जैसा लग सकता है, लेकिन यह अंततः पुरानी किडनी बीमारी यानी सीकेडी में बदल सकता है। दूसरा, हालांकि NSAID सूजन रोधी दवाएं हैं, लेकिन इनका लंबे समय तक उपयोग गुर्दे की नलिकाओं में सूजन पैदा कर सकता है। वे छोटी संरचनाएं जो अपशिष्ट को छानती हैं। यह सूजन दुर्लभ है, लेकिन कुल मिलाकर NSAID से उत्पन्न होने वाली गुर्दे की समस्याएं एक बड़ी चिंता का विषय है, जो दुनिया भर में दैनिक उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब है कि हर साल लाखों लोग NSAID से गुर्दे की चोट का अनुभव करते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि ये दवाएं अक्सर प्रतिकूल दवा घटनाओं के कारण अस्पताल में भर्ती होने में शामिल होती हैं, जिनमें से कुछ घातक हो सकती हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित 2006 के एक अध्ययन में उन 10,000 से अधिक लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए NSAID निर्धारित की गई थी। परिणामों से पता चला कि NSAID के उपयोग ने एक्यूट किडनी इंजरी के जोखिम को 36% तक बढ़ा दिया, खासकर उपयोग के पहले 30 दिनों के भीतर। यह परिणाम इन दवाओं को लिखते और उपयोग करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देता है। एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पुरानी मांसपेशियों के दर्द वाले 99 रोगियों को देखा, जिन्होंने 12 महीनों तक NSAID ली थी। उन्होंने पाया कि NSAID के उपयोग के बाद अधिकांश रोगियों के गुर्दे के कार्य में कमी आई, लेकिन दर्द निवारक दवा बदलने के बाद यह सामान्य हो गया। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन हमारी जानकारी में उपलब्ध हैं। अब हमारी सूची में दवाओं का अगला सेट आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि वे आमतौर पर आपके गुर्दों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 5, मूत्रवर्धक या डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स द्रव प्रतिधारण या सूजन जैसी स्थितियों में मदद करते हैं, जो अक्सर दिल और गुर्दे की विफलता और लीवर सिरोसिस में देखी जाती हैं। कुछ डायूरेटिक्स बिना पर्चे के उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा लिखे गए डायूरेटिक्स आमतौर पर अधिक मजबूत होते हैं। सामान्य डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड बुमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड, जो लसिक्स के रूप में बेचा जाता है, स्पिरोनोलैक्टोन और एसिटाजोलेमाइड शामिल हैं। वे पेशाब की मात्रा बढ़ाकर काम करते हैं। वे पेशाब के माध्यम से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालने के लिए भी अच्छे हैं, जो उच्च रक्तचाप में मदद कर सकता है, जो गुर्दे की बीमारी के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। इस प्रकार डायूरेटिक्स आमतौर पर आपके गुर्दों के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि डायूरेटिक्स कुल मिलाकर फायदेमंद हैं, लेकिन वे
जोखिमों के बिना नहीं आते हैं, खासकर गुर्दे के स्वास्थ्य के संबंध में। वास्तव में वे सीधे गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या NSAID की तरह उनके फिल्टरिंग फंक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे गुर्दे की प्रक्रिया में आगे काम करते हैं, मूत्र की एकाग्रता और संरचना को बदलते हैं। इससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है या उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर बदल जाता है। इसलिए डायूरेटिक्स के अत्यधिक उपयोग या उच्च खुराक से निर्जलीकरण हो सकता है, जो गुर्दे की क्षति के लिए एक जोखिम कारक है। एक अस्पताल में 1999 से 2010 तक एक्यूट किडनी इंजरी वाले और डायूरेटिक्स का उपयोग करने वाले 131 रोगियों पर एक अध्ययन किया गया। सबसे पहले 76% से अधिक रोगियों को डायूरेटिक्स शुरू करने से पहले ही कम से कम एक स्वास्थ्य समस्या थी, जिसमें क्रोनिक किडनी रोग सबसे आम था। उन्होंने पाया कि डायूरेटिक्स का उपयोग करने वाले रोगियों में गुर्दे की बीमारी और इसके जोखिम कारक जैसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह की दर अधिक थी। खुराक जितनी अधिक होगी, जोखिम उतना ही बड़ा होगा। साथ ही एक्यूट किडनी इंजरी के लगभग 27% मामले अकेले डायूरेटिक्स के कारण हुए थे, जबकि अन्य डायूरेटिक्स और अन्य दवाओं के संयोजन के कारण थे। इसलिए डायूरेटिक्स के साथ नई दवाएं शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टरों से सलाह लें। क्रोनिक किडनी रोग वाले लोग जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं, उनके लिए हाइड्रेटेड रहना और नियमित रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स और किडनी फंक्शन की जांच करना महत्वपूर्ण है। आजकल पहले से कहीं अधिक घरेलू परीक्षण विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए लोग अब अपने घर के आराम से अपनी किडनी फंक्शन की जांच कर सकते हैं। नंबर 4, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यानी PPI। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं, जो बिना पर्चे के उपलब्ध हैं। ये दवाएं पेट में एसिड के उत्पादन को कम करके GERD या एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियों का प्रभावी ढंग से इलाज करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि PPI पेट में H+ केप्स एटिपेस या प्रोटॉन पंप नामक एंजाइम को लक्षित करते हैं, जो एसिड स्राव के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि PPI आमतौर पर सुरक्षित हैं और सीने में जलन जैसी एसिड से संबंधित परेशानी को शांत करने में महान हैं, फिर भी वे जोखिम उठाते हैं, विशेष रूप से गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए। उदाहरण के लिए, PPI को एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस यानी AIN से जोड़ा गया है, जो एक गुर्दे का विकार है जिसमें गुर्दे की नलिकाओं के बीच के स्थानों में सूजन होती है। भले ही PPI उपयोगकर्ताओं की केवल एक छोटी संख्या AIN विकसित करती है, लेकिन यह दवा विकसित देशों में AIN का एक सामान्य कारण बन गई है। अधिक चिंता की बात यह है कि PPI के कारण होने वाले AIN में अक्सर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखते हैं और अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए लंबे समय तक PPI का उपयोग गुर्दे के कार्य को कम कर सकता है और अचानक गुर्दे की चोट का कारण बन सकता है। समय के साथ ये क्रॉनिक किडनी रोग में भी बदल सकता है। लंबे समय तक PPI के उपयोग का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला दुष्प्रभाव रक्त में मैग्नीशियम का कम स्तर या हाइपोमैग्नेसीमिया है, जो CKD से जुड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो मैग्नीशियम की कमी आपके इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बाधित कर सकती है और सूजन पैदा कर सकती है, जिससे गुर्दे की बीमारी हो सकती है। कम मैग्नीशियम से मांसपेशियों में ऐंठन दौरे और अनियमित दिल की धड़कन सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। एक 2019 के अध्ययन ने
गुर्दे के कार्य पर पीपीआई के प्रभावों की जांच की। इस अध्ययन ने जांच की कि पीपीआई का उपयोग लोगों के एक बड़े समूह में एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी रोग के नए मामलों से कैसे संबंधित है। जब उन्होंने 53,000 से अधिक लोगों के एक समूह की जांच की, तो उन्होंने पाया कि पीपीआई लेने वालों में उन लोगों की तुलना में एक्यूट किडनी इंजरी का जोखिम 4 गुना अधिक था जो इसे नहीं लेते थे। इसी तरह पीपीआई लेना सीकेडी के उच्च जोखिम से जुड़ा था। जब शोधकर्ताओं ने 84,000 लोगों के एक समूह की जांच की, तो पीपीआई उपयोगकर्ताओं में गैर उपयोगकर्ताओं की तुलना में सीकेडी का जोखिम 2 गुना अधिक था। इसलिए पीपीआई लेने वाले लोगों को अपने गुर्दे के कार्य और मैग्नीशियम के स्तर की निगरानी के लिए नियमित जांच करवानी चाहिए। आखिरकार एक समस्या के समाधान को दूसरी समस्या का स्रोत न बनने दें। जबकि पीपीआई एसिड से संबंधित मुद्दों से महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं, इनका लंबे समय तक उपयोग आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और संक्रमण, फ्रैक्चर या पोषण की कमी जैसी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए साइड इफेक्ट्स के जोखिम को बढ़ाए बिना एसिड से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए कम से कम समय के लिए पीपीआई लेना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एसी इनहिबिटर डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं हैं जो रक्तचाप को कम करने और हृदय रक्त वाहिकाओं और गुर्दों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए व्यापक रूप से निर्धारित की जाती हैं। सामान्य एसी इनहिबिटर लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल, एनालाप्रिल और बेनाजिप्रिल हैं। ये दवाएं एक एंजाइम को अवरुद्ध करके काम करती हैं जो एंजियोटेंसिन 2 का उत्पादन करता है, जो रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण करता है और रक्तचाप बढ़ाता है। इस एंजाइम को अपने रास्ते में रोककर एसीई इनहिबिटर रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करते हैं, जिससे रक्तचाप कम होता है और दिल पर तनाव कम होता है। आमतौर पर ऐसी इनहिबिटर गुर्दों में रक्त के प्रवाह में भी सुधार करते हैं, जिससे इन महत्वपूर्ण अंगों पर काम का बोझ कम हो जाता है। यह बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह गुर्दों की रक्षा कर सकता है, खासकर लंबी अवधि में। इसके अलावा एसी इनहिबिटर मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो कि पुरानी गुर्दे की स्थिति में एक आम समस्या है। वास्तव में गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए आमतौर पर एसी इनहिबिटर की सिफारिश की जाती है। हालांकि ये दवाएं सुरक्षात्मक लाभ देती हैं, लेकिन वे जोखिमों के बिना नहीं हैं। जब आप उन्हें एनएसएआईडी और डायूरेटिक्स के साथ मिलाते हैं, तो आपकी एक्यूट किडनी इंजरी का जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही जब आप अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसी इनहिबिटर लेने से आपको गुर्दे की चोट का अधिक खतरा हो सकता है। यदि आप इन दवाओं को लेते समय अपने जोखिम के बारे में चिंतित हैं, तो इसे कम करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। कुछ लोग चिंतित हैं कि एसी इनहिबिटर आपके अनुमानित ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी ईजीएफआर को कम कर सकते हैं। आमतौर पर एक उच्च ईजीएफआर बेहतर गुर्दे के कार्य का सुझाव देता है। हालांकि एसीई इनहिबिटर गुर्दों पर दबाव कम करके ईजीएफआर को कम करते हैं, जिससे छोटे फिल्टर, जिन्हें ग्लोमेरुली कहा जाता है, आराम कर पाते हैं। हालांकि इससे ईजीएफआर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन यह गुर्दे की परेशानी का संकेत नहीं देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि
गुर्दे आराम कर रहे हैं। हालांकि कभी-कभी ईजीएफआर बहुत अधिक गिर सकता है। यह विशेष रूप से दिल की विफलता, पुरानी गुर्दे की बीमारी या दोनों गुर्दे की धमनियों में रुकावट वाले रोगियों में जोखिम भरा है। यदि ऐसा होता है तो आपके डॉक्टर आपकी खुराक को समायोजित कर सकते हैं या कारण खोजने के लिए अस्थायी रूप से दवा को रोक सकते हैं। ध्यान दें कि दुर्लभ मामलों में, विशेष रूप से दिल की विफलता या गंभीर निर्जलीकरण जैसी स्थितियों वाले रोगियों में, एसी इन्हिबिटर गुर्दे की विफलता का कारण बन सकते हैं। हालांकि दवा बंद करने के बाद अधिकांश रोगी स्थायी गुर्दे की क्षति के बिना ठीक हो जाते हैं, यहां तक कि डायलिसिस की आवश्यकता के बाद भी। इसलिए दिल की विफलता, मधुमेह या सीकेडी वाले रोगियों को एसी इन्हिबिटर से लाभ होता है क्योंकि वे गुर्दों पर तनाव कम करते हैं और लंबे समय तक गुर्दे की सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि खुराक को सावधानी से समायोजित किया जाना चाहिए। गुर्दे के कार्य की नियमित जांच की जानी चाहिए। नंबर 2, एंटीवायरल दवाएं। अधिकांश वायरस एंटीवायरल दवाओं के बिना साफ हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कोविड-19, इबोला, फ्लू जननांग, दाद, हेपेटाइटिस बी एंड सी और एचआईवी जैसी गंभीर या लंबे समय तक चलने वाली संक्रामक बीमारियों के लिए उन्हें लिखते हैं। ये दवाएं फ्लू को साफ कर सकती हैं और आपके शरीर से अन्य वायरस से लड़ सकती हैं। फ्लू के लिए 2 सामान्य एंटीवायरल दवाएं ओसेल्टामिविर और जनामिविर हैं। इसके विपरीत एचआईवी, हेपेटाइटिस और दाद जैसे पुराने संक्रमणों के लिए एंटीवायरल उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे लक्षणों को कम कर सकते हैं और उनकी गंभीरता को कम कर सकते हैं। एंटीवायरल दवाएं वायरल संक्रमणों के इलाज में कई लाभ प्रदान करती हैं, फिर भी गुर्दों को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह जोखिम चाहे प्रत्यक्ष विषाक्तता से हो या क्रिस्टल के जमाव से, जो गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है, एक गंभीर चिंता का विषय है। सावधानीपूर्वक प्रबंधन और अनुकूलित उपचार आवश्यक हैं, विशेष रूप से मौजूदा गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों के लिए। उदाहरण के लिए रेमडेसिविर को लें, जो कोविड-19 मामलों में आपातकालीन उपयोग के लिए एक दवा है। रेमडेसिविर में एसबीसीडी नामक एक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से गुर्दों द्वारा शरीर से निकाला जाता है। गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों में एसबीसीडी जमा हो सकता है और गुर्दे की विषाक्तता का कारण बन सकता है। कुछ नैदानिक परीक्षणों ने रेमडेसिविर के साथ गुर्दे के कार्य में कमी की सूचना दी है। इसके अलावा वैश्विक डेटा से पता चला है कि अन्य कोविड-19 दवाओं की तुलना में रेमडेसिविर से जुड़े एक्यूट किडनी फेलियर के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त बड़े पैमाने पर नैदानिक डेटा नहीं है कि रेमडेसिविर गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों के लिए सुरक्षित है या हानिकारक। इसलिए इस क्षेत्र में स्पष्टता प्रदान करने के लिए और अध्ययन आवश्यक है। रेमडेसिविर के अलावा अधिक प्रभावी एंटीवायरल दवाओं के उपयोग से अक्सर दवा प्रेरित एक्यूट किडनी इंजरी होती है। कुछ एंटीवायरल दवाएं जैसे सिडोफोविर, एडेफोविर, फोस्कारनेट, एसाइक्लोविर, इंटरफेरॉन और टेनोफोविर रक्त के प्रवाह को कम करके या विषाक्त पदार्थों को बढ़ाकर सीधे गुर्दे की नलिकाओं में कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इस स्थिति को एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एंटीवायरल दवा एटाजानवीर गुर्दों के ऊतकों में सूजन पैदा कर सकती है,
जिससे गुर्दे का कार्य बाधित हो सकता है। इसके अलावा एसाइक्लोविर इंडिनवीर और फोस्कारनेट गुर्दों में क्रिस्टल के जमाव का कारण बन सकते हैं, जिससे गुर्दे की नलिकाएं अवरुद्ध हो सकती हैं। इसके विपरीत कुछ एंटीवायरल दवाएं जैसे विरियार्ड और फोस्कारनेट गुर्दे की क्षति को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे गुर्दे की विफलता का एक उल्लेखनीय जोखिम भी पैदा करती हैं। इसलिए गुर्दों की सुरक्षा के लिए इन दवाओं को नज़दीकी चिकित्सा निगरानी में लेना महत्वपूर्ण है। साथ ही एंटीवायरल दवाओं का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए कभी भी खुराक न छोड़ें या उन्हें अनियमित रूप से न लें। इस अभ्यास से वायरस अनुकूलन हो सकता है, जिससे एंटीवायरल कम प्रभावी हो जाता है। इसे एंटीवायरल प्रतिरोध कहा जाता है। साथ ही ध्यान दें कि एंटीवायरल दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे के साथ उपलब्ध हैं, इसलिए उन्हें ऑनलाइन या अनौपचारिक स्रोतों से न खरीदें। नंबर 8 लिथियम। लिथियम मूड को स्थिर करने और कुछ मानसिक बीमारियों के लिए एक डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा है। इन मानसिक समस्याओं में उन्माद शामिल है, जहां कोई अत्यधिक उत्साहित, अतिस्क्रिय या विचलित महसूस करता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर, जो अत्यधिक उतार चढ़ाव और अवसाद के बीच मूड स्विंग का कारण बनता है। लिथियम के कुछ ब्रांड नाम प्रियडेल, कैमकोलिट आदि हैं। 60 से अधिक वर्षों से इन दवाओं ने बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित कई व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाया है। जबकि लिथियम मूड को शांत करने के लिए एक जीवन रेखा हो सकता है, गुर्दों पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिथियम के लंबे समय तक उपयोग से गुर्दे की कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें एक्यूट और क्रॉनिक किडनी रोग दोनों, साथ ही गुर्दे के सिस्ट शामिल हैं। शुरुआत में लिथियम से गुर्दे की क्षति प्रतिवर्ती यानी ठीक होने योग्य हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह स्थायी हो सकती है। लिथियम के उपयोग के साथ मुख्य मुद्दा गुर्दे की क्षति से जुड़ा एक प्रकार का मधुमेह है, जिसे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। यह उच्च रक्त शर्करा के कारण होने वाला आपका सामान्य मधुमेह नहीं है। इस स्थिति में आपके गुर्दे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच नामक हार्मोन का ठीक से जवाब नहीं दे सकते हैं, जो द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है। परिणाम किसी को अत्यधिक प्यास लग सकती है और बाथरूम के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दुर्लभ मामलों में लिथियम के लंबे समय तक उपयोग से अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी यानी ईएसआरडी भी हो सकती है। लिथियम से गुर्दे की परेशानी के लक्षणों में अत्यधिक पेशाब आना और प्यास लगना, बार बार रात में पेशाब आना और निर्जलीकरण के संकेत जैसे निम्न रक्तचाप और तेज दिल की धड़कन शामिल हैं। गंभीर मामलों में यह मानसिक स्थिति में बदलाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा लिथियम गुर्दों को बहुत अधिक सोडियम बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकता है, एक स्थिति जिसे हाइपोनेट्रेमिया के रूप में जाना जाता है। अचानक हाइपोनेट्रेमिया, जहां सोडियम का स्तर 48 घंटों से भी कम समय में गिर जाता है, इलाज न किए जाने पर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसमें जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली मांसपेशियों का टूटना, गंभीर भ्रम दौरे, कोमा और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है। इसलिए रोगियों को लिथियम लेते समय पर्याप्त नमक और तरल पदार्थों के साथ एक नियमित आहार बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा लिथियम पर होने पर एक उपयुक्त खुराक तय करना, क्रिएटिनिन के स्तर की जांच के लिए वार्षिक रक्त परीक्षण करवाना और कुछ भी गलत लगने पर चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। लिथियम आपको कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है, न केवल गुर्दों को नुकसान पहुंचाकर,
इसलिए इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको गुर्दे हृदय थायराइड या सांस लेने की समस्या, एडिसन रोग या ब्रुगाडा सिंड्रोम है। सावधान उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव। क्या आपको संदेह है कि आपकी दवा आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है? तुरंत चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। गुर्दे की विफलता के लक्षण शुरू में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, पेशाब की मात्रा में कमी, पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर थकान जैसे संकेत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यदि उपचार नहीं किया जाता है तो परिणाम जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि आप कार्य करने का सही समय जानने के लिए इन लक्षणों को याद रखें। यदि आप इस चर्चा में बताई गई किसी भी दवा को ले रहे हैं, तो रक्त क्रिएटिनिन के स्तर, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी जीएफआर और प्रोटीन के लिए मूत्र परीक्षण सहित परीक्षणों का उपयोग करके नियमित रूप से अपने गुर्दे के कार्य की जांच करें। उचित जलयोजन आपके गुर्दों को शरीर से सोडियम, यूरिया और विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करता है, जो नेफ्रोटॉक्सिक दवाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। अपने नुस्खों के बीच संभावित इंटरैक्शन के बारे में जागरूक रहें, जो आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अपने सभी वर्तमान दवाओं को किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ साझा करें, जो एक नई दवा लिखता है। हाँ, विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए दवाएं आवश्यक हैं। फिर भी कुछ दवाएं गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं और उनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मौजूदा गुर्दे की बीमारी वाले व्यक्तियों या गुर्दे की बीमारी की संभावना वाले लोगों में। एंटीबायोटिक्स, NSAID, डायूरेटिक्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, SE इनहिबिटर, एंटीवायरल दवाएं और लिथियम, सभी में गुर्दे के कार्य को खराब करने की क्षमता होती है। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए इन दवाओं के उपयोग से बचना या सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। रोगियों को गुर्दों के जोखिम को कम करने वाले उपचारों का चयन करने, आवश्यकतानुसार खुराक को समायोजित करने और नियमित रूप से गुर्दे के कार्य की निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको दवाओं को कम से कम रखने में मदद कर सकती है। किसी भी क्षति से अपने गुर्दों की रक्षा के लिए लीन प्रोटीन, फलों और सब्जियों के साथ एक संतुलित आहार खाने और नियमित रूप से व्यायाम करने का प्रयास करें। इस वीडियो और चर्चा से हमने एक अनमोल सीख ली है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथों में है। दवाइयाँ बीमारी को ठीक करने के लिए होती हैं, लेकिन बिना जानकारी और सावधानी के इनका इस्तेमाल नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हमेशा अपने डॉक्टर से सवाल पूछें, अपनी दवाओं के बारे में जानें और अपने शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें। जागरूकता ही बचाव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी पाते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने गुर्दों को सुरक्षित रख सकें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।